प्रसिद्ध हैं। अपने यहाँ की जलेबी संविधान होता क्या है? संविधान का मतलब क्या है? सम, धन, विधान, सभी के लिए समान विधान, चाहे वो कोई हो, सभी के लिए क्या है? समान विधान, यानी एक कानून जो है वो। तो संविधान का मतलब क्या होता है? सभी के लिए विधान, यानी समान विधान। विधान कैसा होगा? एक सा होगा, विधान में कोई भेदभाव नहीं होगा, ये होगा संविधान। संविधान को सामान्य तौर पे कहेंगे कि कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई संस्था या किसी राष्ट्र को चलाने के लिए बनाए गए नियम और नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। अपने घर में नहीं रहता है कि इतने बजे उठेंगे, ये होगा वो होगा, इस टाइप से, तो वही ठीक है। यहाँ पर अपन कहें कि किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था और देश को चलाने के लिए बनाए गए नियम और नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। अपने देश को कौन चलाता है? संविधान। तो देश संविधान में क्या है? नियम है और नियमों का संग्रह है। तो ये है संविधान। सिंपल तो परिभाषा है। तो किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था या राष्ट्र को चलाने के लिए बनाए गए नियम या नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। उसको मानना पड़ेगा, किसी भी कंडीशन पे मानना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत का संविधान क्या? सम, धन, संविधान, यानी दो शब्दों से मिलकर ये बना है। और इसी को अपन क्या कहेंगे? समान विधान कहेंगे, जो क्या करेगा? सभी के लिए समान रूप से लागू रहेगा। भारत में पहले संविधान तो था ही नहीं, तो फिर संविधान फिर कहाँ से आया? अगर अपन देखें आधुनिक भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो ये एक अलग टॉपिक होगा। आधुनिक भारत में संविधान का निर्माण। उत्तर कोरिया में संविधान है क्या? उत्तर कोरिया की तो बात ही अलग है। वहाँ नहीं है, तानाशाही है। उत्तर कोरिया की तो बात ही अलग है। तानाशाही का मतलब नहीं है, अपन ने जब तक देखा नहीं तब तक नहीं कहेंगे अपन तानाशाही है। वहाँ का राष्ट्र जय चलता हो, भाई तुम्हारे भतीजा ये नहीं मान रहे, बच्चे मान नहीं रहे, खेल रहे धूड़ा में, तुमने मार दिया, हम कहेंगे देखो तानाशाह है, जालिम है, बच्चे को मार दिया। उसने अपने पिता को तो दिया, फूफा को खिला दिया, चलता है। और जो भी है हमने सुना है, पढ़ा तो नहीं था, हमने सुना था कहीं भी कि ऐसा हो गया था, पता नहीं हुआ कि नहीं। अब देखो भारत में क्या हुआ? भारत में संविधान कहाँ से आया? तो हम कहें आधुनिक संविधान की जो भारत में शुरुआत हुई वो अंग्रेजों के आने से ही हुई आधुनिक भारत में, ठीक है। अपने यहाँ राजतंत्र था, अपने यहाँ जनतंत्र नहीं था, राजा होता था। फिर राजा का बेटा क्या होगा? राजा बनेगा, या फिर कोई उसको हटा के जो योग्य होगा वो बैठ जाएगा। ऐसे चलते चले आए, वंश बदलते चले आए। तो भारत में क्या हुआ? अंग्रेज जब भारत में आए या ब्रिटिशर्स भारत में आए, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। तो 1757 में इन्होंने प्लासी लड़ा, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लासी लड़ा तो इन्होंने बंगाल को जीत लिया, पहली बात। 1764 में इन्होंने क्या लड़ा? बक्सर लड़ा। बक्सर के युद्ध में इन्होंने किसको हरा दिया? इन्होंने बंगाल के नवाब को हरा दिया। बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इसको हरा दिया। इन तीनों को हरा दिया। तो अब यहाँ पर इनका एरिया क्या हो गया? बहुत बढ़ गया। और 1765 से लेके 1772 तक क्या चला? द्वैध शासन। लियो कार्टेस ने इसका फॉर्मूला बताया था कि द्वैध शासन क्या होगा, तो द्वैध शासन चला। इस ड्यूरेशन में भारत को जमकर लूटा गया। दूसरी बात ये थी, एक तरफ वो भारत को लूट रहे थे, तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार कर्ज में जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कर्ज में इसलिए जा रही थी कि ये जो लूटी हुई धनराशि थी, ये लूटी हुई धनराशि या फिर कहें ये यहाँ से कमाई हुई धनराशि कंपनी के खाते में नहीं जा रही थी, ये कर्मचारी खा रहे थे। तो कर्मचारी तो दिन ब दिन क्या हो रहे थे? अमीर हो रहे थे, और कंपनी दिन ब दिन क्या हो रही थी? गरीब हो रही थी। तो कंपनी ने फिर क्या किया? वहां पर ब्रिटिश में मांगा लोन, भैया लोन दे दो हमें, हम बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है, या हम क्या हो जाए, खत्म हो जाएंगे। तो वहां के लोग ये कहते, संसद ये कहती है कि तुम्हारे यहाँ जो व्यक्ति नौकरी करने जाता है वो तो धनवान बन के आ रहा है ब्रिटेन में। अगर भारत कोई व्यक्ति नौकरी करने गया तो बहुत पैसा कमा रहा है, तुम कह रहे कि हम घाटे में चल रहे हैं, कैसे माने? तो कंपनी का कहना ये था कि जो लोग हैं वो पैसे कमा रहे हैं, कंपनी नहीं कमा रही है। या फिर अपन कहें कि अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हो और मैंने आपको किसी वस्तु का ऑर्डर दिया, तो वो ऑर्डर आप ही पूरा करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं करने दोगे, आप खुद का व्यापार करने लगोगे। और धीरे धीरे
आप अगर कंपनी के अधिकारी हैं तो 57 के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद आपको बहुत ज़्यादा उपहार मिली, गिफ्ट मिला, पैसा मिला, तो पैसा आपका हो गया ना कि कंपनी का। तो आपने पैसा कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड में या ब्रिटेन में अपने परिवार के पास। तो कंपनी को क्या मिला? कुछ नहीं। तो कंपनी का जो रोटेशन चल रहा है, जो कंपनी का इन्वेस्ट है, वो तो ज्यों का त्यों है, और कंपनी लगातार क्या होगी? घाटे में चली जाएगी। अब कंपनी जब लोन मांगती है ना, तो यहाँ की संसद पहले लोन देने से मना करती है, बाद में संसद क्या करती है? एक गुप्त समिति की स्थापना करती है, गुप्त समिति। और ये जो गुप्त समिति होती है ना, ये जांच करती है कि कंपनी क्या वास्तव में घाटे में चल रही है कि ये झूठ बोल रही है। तो जब ये जांच करते हैं तो ये देखते हैं कि कंपनी तो लॉस में चल रही है, कंपनी के लोग जो है प्रॉफिट में हैं, और जो कंपनी के व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, वो खुद का व्यापार कर रहे हैं। उन्हें कोई वस्तु मिल रही है तो खुद की जेब में डाल रहा है, वो कंपनी के अकाउंट में नहीं दे रहे। कुछ पैसा मिल रहा है, जागीरदारी मिल रही है, तो वो खुद ले रहा है और खुद पैसा वहाँ से कमा के अपने परिवार को भेज रहे हैं। तो ये कहा गया गुप्त समिति की रिपोर्ट में कि कंपनी है वो घाटे में चल रही है, लॉस में चल रही है। लॉस में चलने का रीजन क्या है? कंपनी के जो कर्मचारी हैं, वो कंपनी के कर्मचारी पर्सनल व्यापार कर रहे हैं, कंपनी के कर्मचारी खुद का व्यापार कर रहे हैं। और फिर कंपनी को लोन देने की बात की गई, लेकिन ये कहा गया कि हम लोन तो देंगे तुम्हें, लेकिन उस लोन की कुछ शर्तें होंगी, वो माननी पड़ेंगी। जैसे भारत को 1991 में स्थिति खराब हुई तो IMF, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहे थे? लोन तो हम देंगे, लेकिन आपको हमारी बातें माननी पड़ेंगी, आपको अपनी व्यवस्था क्या करनी पड़ेगी? उदारवादी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो LPG आपको अपनाना पड़ेगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भाई लोन तो हम तुम्हें देंगे, तुम चुका ही ना पाओ तो चुकाने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। क्षमता कैसे आएगी? तो अगर आप ये 3 प्रोसेस नहीं अपनाओगे, क्षमता आप में नहीं आएगी। तो 1991 में अपन ने क्या किए? आर्थिक सुधार किए, जिनमें उदारीकरण अपनाया, निजीकरण अपनाया और वैश्वीकरण अपनाया, ये 3। ऐसे ही यहाँ पर था, कंपनी से ये कहा गया कि हम तुम्हें लोन देंगे, लेकिन हम तुम्हें रेगुलेट भी करेंगे। रेगुलेट इसलिए करेंगे कि अगर आपको लोन दिया और आपने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन कर्मचारी को कंट्रोल किया नहीं, तो आपको तो लॉस फिर से हो जाएगा, फिर तुम दोबारा आ जाओगे कि फिर से लोन दे दो हमें, तो हम कब तक तुम्हें लोन देंगे? ठीक है। तो यहाँ पर इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए गुप्त समिति की स्थापना हुई 1772 के आसपास। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इस रिपोर्ट सौंपने के बाद कंपनी ने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट का मतलब होता है रेगुलेट करना, पंखे का नहीं होता वो रेगुलेटर, पंखा 1 पे कर दो, 2 पे कर दो, 3 पे कर दो, 4 पे कर दो, ठीक वैसे ही। तो कंपनी को रेगुलेट करना इनका उद्देश्य था कि कंपनी को पहले रेगुलेट करो, कंपनी को कैसे बना दो? व्यवस्थित बना दो, जिससे कंपनी को लॉस ना हो। तो भारत में सबसे पहले यही नियम आए लिखित, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। गुप्त समिति बनाई गई, उसके रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसके आधार पर। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में, ठीक है। इसमें यह किया गया कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और यहाँ पर बहुत सारे नियम लागू किए गए कि कंपनी के कर्मचारी क्या रहें? सुस्त ना रहें, या फिर कंपनी को प्रॉफिट लगातार होता रहे। इसके बाद एक और एक्ट आया 1781 का, इसको कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अभी हम बाद में लिखा देंगे इनके अंदर पॉइंट क्या है, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद आया 1784 में, जिसको कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। ये पिट्स इंडिया एक्ट ऐसा एक्ट था, इस एक्ट पर या सुधार के आधार पर ब्रिटेन में पहली बार सरकार गिरी भारत के मुद्दे पर। वहां की सरकार क्या होगी? गिर चुकी थी भारत के मुद्दे पर। इसके बाद 1813 का आया चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम 1813 का। इसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम। फिर एक आया 1853 में, ठीक है। इसके बाद 58 में क्या होगी? 57 में क्या हो गई? क्रांति हो गई। तो 1858 में क्या आया? भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। इसके बाद 1861-62 में आया भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद 1891-92 में आया
ये भी कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद आया 1909 में, इसको कहा गया मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसके बाद आया 1919 में मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये आया, ठीक है। इसके बाद एक और आया, आएंगे 2-3 और। इसके बाद आएगा 1927 में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। फिर आएगा 1935 में भारत सरकार अधिनियम। इसके बाद क्या आएगा? कैबिनेट मिशन भी आएगा। फिर अपन लास्ट में गएंगे कैबिनेट मिशन 1946 में, लास्ट में कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर ही क्या बनी? संविधान सभा बनी। और फिर आगे संविधान बनाएगा, संविधान लागू किया गया। इसको कहा जाता है भारत में संवैधानिक विकास। इसको क्या कहा जाएगा? भारत में संवैधानिक विकास। यहां से सरल क्वेश्चन आता है, ईयर पूछा जाता है सरल। एक हेडिंग देना, मैंने हेडिंग देना भारत का संविधान। मैंने हेडिंग देना भारत का संविधान। भारत का संविधान। इसके अंदर एक सब हेडिंग देना भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास एक सब हेडिंग देना। संवैधानिक विकास। ठीक है। इसमें अगर अपन देखें तो 2 वर्ड जोड़ सकते हैं। इसमें सन 1600 का राजलेख, सन 1600 का, ठीक है। और एक है 17 और 26 का लेख, ऐसे लिखना, राजलेख 1600, सन 1600। फिर है 17 और 26 का राजलेख। राजलेख को इंग्लिश में चार्टर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन यही आता है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ, कब आया, ईयर आ जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट तकरीबन 30-40 पेज में होगा पॉलिटी पूरा। हाँ, जब कंपनी 1600 में राजलेख आया, कंपनी बनी। ये 15 वर्षों का अधिकार दे दिया कि 15 वर्ष तक जाओ तुम व्यापार करो, फिर आगे चल के बढ़ा देंगे। फिर भी आप वो ईयर समय हाँ, जहांगीर के शासनकाल में आए थे रूप से। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, हिंदी में लिखना सेटलमेंट, कैसे लिखना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट। फिर पिट्स इंडिया एक्ट, में क्या हुआ? वही चार्टर, राजलेख, चार्टर अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम। अठारह सौ 61 में, इसको 61 ही लिखना, 61 ही सही रहेगा। 1861 में भारत परिषद अधिनियम। और ये वाला 92 में लिख लेना, 92 सही रहेगा।
1892। भारत शासन अधिनियम जो 1858 में था, हाँ। मतलब उसके पहले भी आ चुका था। कौन सा? 1858 का भारत शासन। नहीं चार्टर। वो तो इसलिए आएगा भारत शासन की लोगों को लगे विद्रोहियों को कि देखो सरकार भारत के लिए काम हो रहा है, इसलिए 1935 में भी आया। 35 में भी आया भारत सरकार अधिनियम। किसका? मार्लियामेंट रिफॉर्म 1909 में आया था। अभी अपन डिस्कस करेंगे इनके अंदर एक एक करके। हाँ, रिफॉर्म मतलब सुधार, रिफॉर्म इनके अंदर करेंगे अपन डिस्कस। अपन आधुनिक भारत में तो पढ़ाई था, अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे सारे। अब देखना, इन दोनों के बीच में एक 1873 में आया, एक 1876 में आया। 1873 में ये कहा गया कि कंपनी के शासन को कभी भी खत्म किया जा सकता है। यहाँ पर अपन कहें ये कर दिया गया 1 जनवरी 1884 को कंपनी को भंग कर दिया, कंपनी खत्म। किसके द्वारा? 1873 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1873 का जो अधिनियम आया इसके द्वारा क्या कर दिया गया? कंपनी को खत्म या भंग कर दिया गया। अब कंपनी क्या हो गई? खत्म हो गई। और 1876 में ये किया गया कि जो भी भारतीय शासन था या फिर जो भारत में स्थिति थी, तो भारत को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अंडर में ले दिया। ब्रिटेन की महारानी जो थी विक्टोरिया, उसको भारत की साम्राज्ञी बना दिया। हाँ, तो यहाँ पर अपन कहें कंपनी भंग हो गई, कंपनी भंग कर दी गई। और यहां पर ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी बनाया गया, भारत की साम्राज्ञी बनाया गया। ये साम्राज्ञी, हाँ क्या है वो, ऐसे लिखा जाएगा। साम्राज्ञी बना दिया गया। इसको कहते हैं भारत में संवैधानिक विकास। एक क्वेश्चन देखो सीधा ईयर का आता है, कब आया, कब क्या हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा इनके अंदर आएगा, देखो किस में आएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। मार्लियामेंट रिफॉर्म से इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा ये। कौन सा? 1813 हर 20-20 साल में आएगा, हर 20-20 साल में आएगा। अब देखो 1600 में क्या हुआ। 1600 में वहां की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, ब्रिटेन की। तो एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष की लीज दे दी कि जाओ 15 वर्ष के लिए व्यापार करो। 15 के बाद खत्म कर देते, लेकिन खत्म नहीं किया। इंडीज का मतलब ये होता है कि पूरब में जाके व्यापार करो, पूरब में। हाँ ठीक है, तो 15 वर्ष की लीज दी गई। आपको ये कहा गया कि आप जब 15 वर्ष तक काम करोगे, अब आगे बढ़ा देंगे वो अलग बात है। लेकिन हाँ, लेकिन आएगी शुरुआत में कब तक? 15 वर्ष के लिए आएगी। कब तक? 15 वर्ष के लिए आई, तो वो 15 वर्ष के लिए देगी। जाओ तुम भोपाल में जाके काम करो 2-3 साल, अब तुम वहीं रह गए, तो अलग स्थिति है वो तो। लेकिन आए कितने वर्ष के लिए? तो 15 वर्ष के लिए। तो ब्रिटेन की महारानी ने इस कंपनी को 15 वर्ष की लीज पर भारत भेजा, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो 1600 में ये हुआ। 1726 की स्थिति ये हुई कि इन्हें विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब विधि बनाने का किसके लिए? जैसे बम्बई है, ठीक है, इसके लिए विधि बनाएगी कौन? कंपनी बनाएगी। ये यहाँ कहा गया।
तो धीरे धीरे कंपनी क्या करेगी, अधिकार अपने हाथों में लेगी, युद्ध करेगी, और युद्ध करेगी तो क्षेत्र मिलेगा, उसको क्षेत्र मिलेगा तो वहाँ की वो सर्वे सर्वा हो जाएगी युद्ध जीतने के बाद। और जब युद्ध जीतने के बाद सर्वे सर्वा हो जाएगी तो नियम कौन बनाएगी, कंपनी। तो कंपनी यहाँ पर नियम बनाना शुरू करेगी, और कंपनी जब नियम बनाएगी तो भारतीयों का होगा शोषण, तो भारतीय करेंगे विरोध, विद्रोह करेंगे। जब भारतीय विद्रोह करेंगे तो समय समय पे वो लेके आएंगे, देखो और बेहतर ले लो, और बेहतर ले लो। हालांकि बेहतर नाम के लिए होगा, काम के लिए नहीं होगा, लेकिन वो बेहतर करने के उद्देश्य मतलब चक्कर में धीरे धीरे देते जाएंगे। ये है कि वो सुधार करते जाएंगे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, यहाँ से शुरुआत होती है पूरी, और यहाँ से लेके फिर क्या आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थीं, उन कमियों को दूर किया गया 1781 के द्वारा, फिर उसकी कमियों को दूर किया गया 1784 के द्वारा, फिर ये कहा गया कि हर 20 साल में हम एक्ट लेके आएंगे या सुधार लेके आएंगे। तो 1813 में चार्टर आया। 1813 के चार्टर में ये हुआ कि कंपनी के व्यापार को सीमित कर दिया। अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी, व्यापार करेगी तो चीन और चाय का व्यापार करेगी। अब कंपनी केवल और केवल चीन का और चाय का व्यापार करेगी। चाय यानी चाय पत्ती, चीन यानी चीन देश के साथ, जो चीन देश है उसके साथ व्यापार, और चाय यानी चाय पत्ती का व्यापार करेगी। यानी कि कंपनी के व्यापार को सीमित कर दिया। अभी कंपनी कोई भी व्यापार कर रही थी, अब कंपनी कोई भी व्यापार नहीं करेगी। अब कंपनी करेगी क्या, चीन और चाय का व्यापार। क्यों करेगी, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि ब्रिटेन में आंदोलन हो रहे थे, वहां के लोग विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भारत हमें इसलिए नहीं मिला कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करे। आपने भारत पर अधिकार किया, भारत पर पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा हमारा खर्च हो रहा है, टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है, तो हमारा भी अधिकार है कि भारत में जाके हम व्यापार करें। तो फिर यहाँ पर कंपनी का व्यापार सीमित हो गया, वहां से और भी लोग व्यापार करने भारत आने लगे। 1833 के चार्टर में कंपनी के व्यापार को पूर्णतः खत्म कर दिया गया। अभी लिखना नहीं, हम लिखा देंगे बाद में एक एक करके, समय लगेगा 2-3 दिन का, लेकिन पूरा लिखा देंगे, हर एक चीज के अंदर बता देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंपनी का व्यापार क्या कर दिया, 33 में पूर्णतः खत्म कर दिया। अब कंपनी कोई व्यापारिक कार्य नहीं करेगी, अब कंपनी क्या करेगी, केवल और केवल राजनीतिक कार्य करेगी। तो यहाँ से कंपनी के हाथ में राजनीतिक स्थिति पूरी आ जाती है, व्यापार की स्थिति अलग, ठीक है। 1853 का एक्ट आया, ये 33 दो बार हो गया क्या, 13-33 है, दो बार हो गया। 1853 का आया, 2 बार हो गया, वो 33 वहां में लिखा होगा तो ध्यान में रहा होगा कि 2 बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, एक ही बार होता है, चार्टर एक्ट 33 में आया तो एक ही आया था। अब देखो 53 में एक्ट आएगा। अब आप देखना 1857 के पहले तक कंपनी के इन एक्ट ने भारत को क्या कर दिया, बात नहीं करो यहाँ पे। अभी रिजल्ट आया यूपी उसका, एमपीपीएससी का, एमपीपीएससी का आया था, परसों ही तो आया था, ठीक है। अपने यहाँ सिलेक्ट नहीं हुए बच्चे, इस बार सिलेक्शन ही नहीं हुआ, नंबर नहीं मिले होंगे, ऊपर पढ़ते भाई, पढ़ते तो था कांस्टेबल का है और पेपर देने जा रहा है, वो देने जा रहा है, पढ़ते हैं नहीं, 2 महीने बैठते ही नहीं है, बात तो ये है। और बैठेंगे तो उसमें भी 1 घंटे की क्लास होगी तो 20 मिनट लगे रहेंगे। नियम ये होता है, इलाहाबाद जाके देखना, दिल्ली जाके देखना, स्टूडेंट बैठेगा, अगर 15 मिनट पहले आया तो अपनी सीट पे बैठ जाएगा और पुराना रिवीजन करेगा पिछली क्लास का। उसको नहीं है मतलब बगल में कौन बैठा है, कोई बैठा हो, थोड़ा बहुत हाय हेलो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई तुम्हारे पापा कहाँ रहते थे, फूफा जी मामा हो वही गाँव में तो हमारे रहते, रिश्तेदार बन गए, ठीक है। ऐसे नहीं होता। तो तरीका यही होता है कि स्वार्थी बने रहो स्टूडेंट लाइफ में, अपने लिए केवल। पहले खुद को सक्षम तो कर लो, तब तो फिर आगे सक्षम करोगे। खुद तो भीख मांगने की स्थिति है अपनी, अपन क्या मदद करेंगे लोगों की, है ना। तो भाई तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता डिस्कशन, बात वगैरह ज़्यादा। तुम कहोगे आप चाय पिया वगैरह, तुम ही जाओ, हम नहीं जा रहे। भले उसको पीनी होगी लेकिन जाएगा नहीं वो। पैसे तो होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ाई है, तो वो पढ़ाई देखता है, कोई भी हो, ठीक है। अपने यहाँ क्या होता है, चलो चाय पिया, चलो क्लास तो कल पढ़ लेंगे, तो लिख लेंगे, बगल वाले से फ़ोटो खींच लेंगे कॉपी की, नहीं कहते अपन। तो भाई तो थोड़ा ध्यान दो अपने पे आओ भाई। अपन कांस्टेबल तैयारी कर, अभी बड़ी नहीं कर रहे, कांस्टेबल नहीं ले पाए। अगर अपन 60,000 में 60,000 वैकेंसी में कांस्टेबल नहीं ले पाए तो फिर वहीं से निकलना अहिल्याबाई वाली रोड से। ये लोग बहुत परेशान कर देंगे मोहल्ले के, काहे खूब तो पढ़ रहे थे, क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और क्या ऐसी होगा, 60,000 बहुत भर्ती है, कम नहीं है, 60,000 वैकेंसी बहुत है,
और अगर 60 में ही लगी तो 15,000 में तो फिर बिल्कुल नहीं लगेगी किसी भी कीमत पे, क्योंकि अपन एसएससी का फॉर्म भरते नहीं है। रेलवे का भरेंगे बस, एसएससी का भरेंगे, उसमें अंग्रेजी आती, बैंक का भरते नहीं है, अपन केवल पुलिस का ही भरेंगे, पुलिस का रेलवे का। एसबी रेलवे की हाँ हाँ, वो भी रेलवे का ग्रुप डी, पता ही हम तसला ही फेंक पाएंगे, फेंकते चले आ रहा है चले ही आ रहा है, फेंकते, आदत है ना, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, फेंक ही रहे ना, तो यहाँ से जगह वहाँ पहनेंगे, वहाँ फेंकेंगे बस, वही तो कह रहे हैं। तो मेहनत ज़्यादा हो रही है और मतलब रिटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर ग्रुप डी की करनी तो बीए बीएससी क्यों किया, हाई सेकेंडरी इंटर पास करते हुए बैठे तैयारी करते हैं ना, काय को आगे फिर उतनी डिग्री लेके रखे अपन कि हम तो बीए हैं, 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे, ए बी की जगह बीए, है ना ऐसे। अब देखना 53 तक ऐसा काम करेगी ये सरकार या ब्रिटिश कि भारतीयों को 58-57 में विद्रोह करना पड़ेगा। ये 57 का विद्रोह हुआ इसी के कारण, इतना शोषण हुआ भारतीयों का हर फील्ड में, हर जगह पे, और उस शोषण से भारतीय क्या हुआ, त्रस्त हो गए। अंत में वो गुस्सा क्या है 57 के विद्रोह के रूप में निकल आया, और इतना भयानक विद्रोह, इतना खतरनाक विद्रोह, इतना तेज विद्रोह था कि अंग्रेज ये कह रहे थे कि अगर इन लोगों में, यहाँ के विद्रोहियों में थोड़ी बहुत एकता होती तो है भारत छोड़ के जाना पड़ता। मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिला दी, जो जड़ें होती हैं जड़ें हिला दी। वो मजबूरन में उनको समझ गए कि अब अगर भारत में ऐसा कोई विद्रोह हुआ तो फिर हमें वास्तव में छोड़ के जाना पड़ेगा। इस विद्रोह की असफलता के अगर अपन रीजन देखें तो मेन रीजन ये था कि एकता का अभाव था, एकता का अभाव, ये एकता नहीं थी। अपन सब अलग अलग क्षेत्र के क्या है, जमींदार है, महाराजा हैं, आप लड़ रहे अपने क्षेत्र के लिए, हम अपने के लिए, ये अपने के लिए, अपने के लिए अलग अलग लड़ रहे, इनमें कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। जब सब मिलके एक ही बार में क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे या फिर एक ही बार में विद्रोह करेंगे, तो इनके पास इतना प्रशासन नहीं है कि वो जगह जगह जाकर संभाल पाए। तो विद्रोह कैसे कर रहे हैं, पहले एक्स जगह पे हुआ तो यहाँ सरकार पहुंच गई, दबा दिया, फिर वाई जगह पे यहाँ दबा दिया, फिर जेड जगह पे यहाँ दबा दिया, ऐसे हो रहा। तो ऐसे नहीं होना था, तो एकता नहीं थी इनमें, इस वजह से ये क्या हो गया, फेल हो गया। और यही अंग्रेज कह रहे हैं। 57 के में जो विद्रोह हुआ उसके बाद आया 1858 का भारत सरकार अधिनियम, और ये पढ़ा लॉर्ड कैनिंग ने, और ये पढ़ा इलाहाबाद में। इसमें थी महारानी की उद्घोषणा, उसको पढ़ा 1 नवंबर 1858 को ये पढ़ा गया, और इसी दिन इलाहाबाद भारत की एक दिन के लिए क्या बनी, राजधानी बनी, एक दिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ा गया। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया कि ना तो हम कोई नया क्षेत्र अधीन करेंगे अपने, जितना हमें मिल गया उतना ही रहेगा, हम आपके धर्म में वो नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम आपकी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दत्तक पुत्र लेने का अधिकार आपको है, आप पुत्र गोद ले सकते हो, ये नियम यहाँ पर लूज कर दिए गए। लेकिन फिर भी नहीं सुधरे ये, फिर भी लगातार क्या था, शोषण का एरिया उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब ये डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला लेके आ गए, फूट डालो और राज। तो अब ये यहाँ पर सांप्रदायिक जहर घोलेंगे जातियों के आधार पे। ये 57 का जो विद्रोह हुआ तो 1858 में जो भारत सरकार अधिनियम आया, इसमें इन्होंने पील कमीशन के आधार पर सेना गठित की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोरखा रेजिमेंट बना दी, सिख रेजिमेंट बना दी, जातियों के आधार। अभी सेना एक थी, अपन सब लोग हैं तो एक हैं। फिर ये राजपूत रेजिमेंट बना देंगे, राजपूत यहाँ रहेंगे, वो सिख बना दी, सिख वहाँ रहेंगे, तो अलग अलग हो गए फिर वो। तो यहाँ पर धर्म के आधार पर फूट डालने का काम इन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और ये अंत तक चलेगा, 1947 तक चलेगा, जब तक भारत क्या ना हो जाए, बंटवारा ना हो जाए, तब तक चलेगा, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं संवैधानिक विकास। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो क्या है, एक तो ये है आपका रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है 33 वाला, ठीक है, 1858 वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर मार्लिमेंटो मॉन्टेग्यू साइमन भारत सरकार है, कैबिनेट मिशन, ये इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम के लिए। इनमें क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, पढ़ेंगे अपन ये सारे, लेकिन ठीक है, एक एक करके 2-3 दिन लगेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे सब, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, पहले बता देंगे, ठीक है। कल से अपन शुरू करेंगे, ठीक है, 1600 के राजलेख से। आपको पढ़ना है पॉलिटी में क्या, केवल लूसेंट, आपको केवल लूसेंट पढ़नी। अभी पॉलिटी अपनी चलेगी कम से कम 20 दिन, 20 से 25 दिन चलेगी। इस 20 से 25 दिन में अगर आपकी किताब में लूसेंट में पॉलिटी के 50 पेज होंगे ना, तो आप कम से कम 3 बार पढ़ लोगे, 3 बार, कम से कम 3 बार। है पता है 3 बार नहीं पढ़ोगे, है पता है ना, तो 3 बार नहीं पढ़ोगे, मतलब पता है। तो कम से कम लूसेंट से 3 बार पढ़ लेना। यहाँ तो चल ही रहा है,
लूसेंट से पढ़ना, याद हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ याद हो जाएगा अपने पास, ठीक है। वहाँ याद हो नहीं हो 3 बार पढ़ना, उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी पॉलिटी की तो फिर पढ़ना, फिर देखना तुम्हें 70% तो याद ही होगा, बाकी थोड़ा बहुत बचता रहता है तो वो वैसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ना जरूर, नहीं तो पढ़ो नहीं और फिर कहोगी यार दिक्कत है।